गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीवर सिरोसिस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? लीवर के अंदर संक्रमण हो जाना। क्या? लीवर के अंदर संक्रमण, इन्फ्लामेशन हो जाना। किसमें? लीवर के अंदर। और मोस्टली जो संक्रमण होता है वो लीवर में वायरल होता है। लीवर को संक्रमित जो करते हैं वो कौन करते हैं? वायरस करते हैं। 5 तरीके के वायरस होते हैं जो लीवर के अंदर क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन करेंगे, जिसमें आता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी एंड ई। ये 5 टाइप के वायरस होते हैं और ये क्या करवाते हैं? लीवर में इन्फ्लामेशन करवाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हेपेटाइटिस के बारे में। अगर यहाँ पे आप सिचुएशन देखते हो, क्या है? किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक का मतलब होता है जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, किसी बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस द्वारा अगर लीवर का इन्फ्लामेशन होता है तो उसी को आप क्या बोलते हो? हेपेटाइटिस। समझ में आ रहा है? अगर लीवर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया है और वो संक्रमण पैदा कर रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो? हेपेटाइटिस। ये एक संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन सी? वायरल हेपेटाइटिस, जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलती है। समझ में आ रहा है? संक्रामक बीमारी का मतलब, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर होती रहती है, दूसरे से तीसरे में फिर चौथे में। ऐसा ट्रांसफर मैकेनिज्म किन में चलता है? कम्युनिकेबल डिजीज में। और ये हेपेटाइटिस वो ही डिजीज है। मोस्टली जो लीवर का संक्रमण होता है वो वायरस के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको वायरल हेपेटाइटिस भी हम लोग बोलते हैं। लीवर के अंदर जो इन्फ्लामेशन वायरस के द्वारा सबसे ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरल हेपेटाइटिस। 5 प्रकार की होती है, ए, बी, सी, डी और ई। समझ में आया? ए, बी, सी और डी, ये 5 टाइप के क्या होते हैं? हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं। 5 को पहले ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे बात की जाएगी ए की, ए वायरस क्या होता है? फीको ओरल रूट से फैलता है। यू नो अबाउट फीको ओरल रूट? अरे फीको ओरल रूट जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे खाने पीने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड की वजह से, संक्रमित पानी की वजह से जो हेपेटाइटिस होगा उसको बोलते हैं ए वायरस। ई भी इसी के द्वारा ही होता है, जो फीको ओरल रूट है, खाने पीने की वजह से। डी, सी और बी ये भी अलग अलग है, बट डी भी मोस्टली इनके द्वारा ही फैलता है। देखो हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया, हेपेटाइटिस ई, ये तीनों की तीनों वायरस किसके द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं? संक्रमित खाने की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, दूषित पानी की वजह से, जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं खराब, उनकी वजह से ये वायरस हमारी बॉडी में जाते हैं। कौन कौन? ए, डी और ई। समझ में आया? बी और सी होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कंटामिनेटेड ब्लड की वजह से। किसकी वजह से? कंटामिनेटेड ब्लड की वजह से जो वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, संक्रमित ब्लड की वजह से, खून की वजह से अगर हमारी बॉडी में जाएगा वायरस, तो वो कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी और सी। मान लो हम किसी इंसान को खून चढ़ा रहे हैं, खून चढ़ा दिया, आपको नहीं पता था उसको हेपेटाइटिस था कि नहीं। अब अगर उस हेपेटाइटिस जिसको आपने खून चढ़ाया, उसकी जब आप कैनुला बाहर निकाल रहे हो, वो कैनुला बाय चांस अगर आपकी अंगुली में चला गया,
अगर आपकी अंगुली को जरा सा भी प्रिक कर दिया उस कैनुला ने, तो उस इंसान की बीमारी आपने अपने शरीर में प्रवेश करा ली। ये कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी और सी। समझ में आया? ये 5 तरीके के हेपेटाइटिस वायरस के टाइप होते हैं। ए, डी और ई खराब खाने पीने की वजह से, खराब खान पान की वजह से, और बी और सी किसकी वजह से? खराब खून की वजह से। संक्रमित खून की वजह से जो बीमारी पैदा होगी वो क्या होगी? हेपेटाइटिस बी और सी। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए? 5 टाइप के हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ हम बात करेंगे कि इस हेपेटाइटिस की कुछ स्टेजेस होती हैं, समझ में आ रहा है? स्टेजेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, इसकी 3 स्टेजेस होती है, प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक और पोस्ट इक्टेरिक। अरे लीवर से पहले की, लीवर के दौरान वाली, मतलब लीवर के पहले ऊपर जो ऑर्गन आते हैं उनकी वजह से, लीवर की वजह से, और लीवर के बाद में जो ऑर्गन आते हैं उनकी वजह से। ये 3 तरह के चरण होते हैं, स्टेजेस होती है किसके? लीवर हेपेटाइटिस के। अगर यहाँ आप फर्स्ट स्टेज देखोगे तो फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है प्री इक्टेरिक स्टेज। कौन सी स्टेज? प्री इक्टेरिक स्टेज। यह हेपेटाइटिस की प्रथम अवस्था होती है जिसके अंदर इंसान का भूख लगना बंद हो जाता है, उसका जी मिचलाता है, उसको उल्टी होती है, उसी में फ्लू लाइक लक्षण, मतलब जैसे सर्दी जुकाम वाले लक्षण आते हैं ना, अरे जैसे सीजनल बीमारियों के लक्षण होते हैं ना आपको, वो उसके अंदर लक्षण आते हैं। सिर दर्द होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, और एब्डोमेन में भी दर्द होता है, उसको बोलते हैं प्री इक्टेरिक स्टेज। समझ में आया? कौन सी स्टेज? बीमारी शुरू होने से पहले के लक्षण। जब वायरस ने हमारे शरीर में प्रवेश लिया था उस दौरान हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं प्री इक्टेरिक स्टेज। क्या होती है इसमें? भूख कम लगती है, उल्टियां होती हैं, और फ्लू लाइक सीजनल बीमारियों के जो लक्षण आते हैं ना, जैसे सर्दी जुकाम वाले, बुखार वाले, वो लक्षण आ जाते हैं। सिर दर्द होता है, उसकी मांसपेशियों में भी दर्द होता है, और उसके एब्डोमेन में भी पेन होता है। ये क्या हो गए? प्री इक्टेरिक स्टेज के लक्षण। अगर यहां हम बात करेंगे इक्टेरिक स्टेज, कौन सी स्टेज? इक्टेरिक स्टेज। यह हेपेटाइटिस की दूसरी स्टेज होती है जिसमें रोगी में क्या हो जाता है? जॉइंडिस। अरे इस दौरान लीवर में लीवर के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसमें लीवर ने क्या करवा दिया? जॉइंडिस करवा दिया, पीलिया करवा दिया, और उसी के जो लक्षण दिखाई देंगे, सारे बॉडी शरीर के जितने भी अंग है वो पीले पीले हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सी स्टेज में? इक्टेरिक स्टेज में। क्योंकि इस कंडीशन में लीवर में इस हद तक क्या हो गए? चेंजेज आ गए, असामान्य परिवर्तन हो गए लीवर के अंदर, कि इसने क्या करवाया? जॉइंडिस करवा दिया। और अब जॉइंडिस होगा तो जॉइंडिस के लक्षण भी दिखाई देंगे। भाई ये तो है नहीं जॉइंडिस होने के बाद हमारे शरीर का रंग चेंज नहीं होगा, वो तो होना ही है। ये किस में होता है? दूसरी स्टेज में। जो लास्ट वाली स्टेज होती है पोस्ट इक्टेरिक, मतलब अभी क्या है? बीमारी ठीक होने की कगार पे है। उस दौरान हेपेटाइटिस की जो थर्ड स्टेज होती है, रोगी के जॉन्डिस के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। भाई जो बीमारी के लक्षण आ रहे थे उन लक्षणों में अब क्या होगी? कमी आएगी। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मसल्स आदि भी क्या हो जाते हैं? जो पेन हो रहा था, जी मिचला रहा था, उल्टियां हो रही थी, भूख कम लग रही थी, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं? लक्षण कम हो रहे हैं। अब भूख भी उसको लगेगी, दर्द भी उसको कम होगा, उसकी मांसपेशियां भी दर्द कम करेंगी। लास्ट में जो भी यूरिन और फीकल मटेरियल वो पास आउट करेगा उनका कलर भी सामान्य हो जाएगा। ये क्या हो गई? 3 स्टेज। प्री का मतलब होता है बीमारी जब शुरू हो रही थी उससे पहले की स्टेज में क्या क्या लक्षण आते हैं।
दूसरी स्टेज थी जिसके अंदर लीवर इस हद तक बीमार हो गया कि उसने जॉन्डिस करवा दिया और उसके लक्षण आ गए। तीसरी में अब धीरे धीरे ठीक होने की कगार पे आ रहा है लीवर, तो वो जो लक्षण आ रहे थे अब वो लक्षणों में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वो लक्षण ठीक होने लग जाएंगे। ये 3 स्टेजेस होती है किसकी, हेपेटाइटिस की। समझ में आया। अगर बाद में नेक्स्ट अगर यहाँ ऐसे सिम्टम्स की अलग अलग बात करेंगे तो इन सिम्टम्स के अंदर आप देखो कि कौन कौन से, भाई ये तो हमारा लीवर है, बीच में क्या बना हुआ है, हमारा लीवर बना हुआ है, ये क्या है, हमारा लीवर। अब इस लीवर के अंदर जो लक्षण आएंगे धीरे धीरे क्या होगा, पहले इंसान को भूख कम लगेगी, खाना पीना क्या कर देगा, वो कम कर देगा, वीकनेस रहेगी, फैटिग रहेगा, आलसी इंसान रहेगा, मतलब उसमें ताकत नहीं रहेगी, उसके जॉइंट में, मसल्स में, मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अरे हड्डियों में, चलने फिरने में, मांसपेशियों में, सब में क्या होगा, उसको दर्द महसूस होगा। फिर धीरे धीरे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जैसे मतलब ये उल्टी, दस्त वगैरह उसको स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्या होंगे, उल्टी दस्त उसके स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ होगा, बाद में पेन होगा, कहाँ पे, राइट साइड में, भाई एब्डोमेन के राइट साइड में, मतलब ऊपर की तरफ राइट साइड में आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा। नोजिया, वॉमिटिंग इधर भी दे रखा है। डार्क यूरिन, ये यूरिन है देखो डार्क कलर का, और ये फीकल मटेरियल है। अरे यूरिन और जो फीकल स्टूल पास आउट हो रहे हैं वो क्या होंगे, डार्क कलर के होंगे। ये देखो ब्राउन ब्राउन कलर के आपको दिखाई दे रहे। मिट्टी का कलर होता है ना, क्ले, मिट्टी नहीं होती है कि उस मिट्टी के जैसा यूरिन और फीकल मटेरियल पास आउट होगा। टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ रहेगा, फीवर आ रहा है, जॉन्डिस के लक्षण आएंगे, देखो आंखें क्या दिखाई दे रही हैं, पीली पीली दिखाई दे रही हैं। ये सारे क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के लक्षण। क्या होते हैं ये, हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, हेपेटाइटिस के लक्षण हो गए। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी टाइप पढ़ ली, फिर उसके स्टेजेस पढ़ी थी, प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक और पोस्ट इक्टेरिक। अभी उन स्टेजेस के अंदर अगर हम ऐसे डायग्राम से देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है वो उसके अंदर आते हैं। ये सारे सिम्टम्स, भूख कम लगती है, इंसान कमजोर हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन होता है, डायरिया होने लग जाते हैं, उसकी राइट साइड में एब्डोमेन में पेन होता है, उल्टी होने लग जाती है, धीरे धीरे आगे जाके उसका यूरिन और जो स्टूल होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और फीवर होने लग जाता है, और यूरिन जो लास्ट में जाके जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर। ये क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के लक्षण। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे, ए हेपेटाइटिस मैंने बता दिया खाने पीने की वजह से होता है, उसके वही लक्षण है जो हमने पीछे पढ़े। अगर यहाँ पे बात की जाए मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। समझ में आ रहा है। अरे एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो हेपेटाइटिस बी है वो इम्पोर्टेंट होता है। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ये एक इन्फेक्शियस रोग है, संक्रमित बीमारी है जो मुख्य रूप से रोगी के लीवर को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से रोगी के लीवर को प्रभावित करती है। इसे सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके द्वारा फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। किससे फैलती है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। समझ में आया। हम इसको सीरम हेपेटाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके द्वारा फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलती है। इज दैट क्लियर। किसके द्वारा फैलती है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। इज दैट क्लियर। सीरम हेपेटाइटिस
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। सीरम का मतलब होता है ब्लड। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है हेपेटाइटिस बी। यह रोग हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है, जो कि एक डीएनए वायरस होता है। अपना रेप्लिकेशन करेगा, अरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कॉपी बनाता जाएगा, जीरोक्स बनाता जाएगा, इसलिए ये ज्यादा सीवियर होता है। इसके ट्रांसमिशन के कुछ तरीके होते हैं, कैसे फैलता है। अगर आपने संक्रमित रक्त या रक्त से उत्पादों को चढ़ाने से या इनके संपर्क में आने से, अरे आपने जो भी ब्लड है जो इन्फेक्टेड संक्रमित है या उसकी जो भी प्रोडक्ट है, तो उनको जब आप बंदे को चढ़ा रहे हो या ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी उत्पादक होते हैं उनसे भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंधों से, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो अनप्रोटेक्ट वजह से, अगर मान लो मेल पर्सन को हो और उसने विदाउट कॉन्डम अगर उसने अपनी फीमेल के साथ में क्या कर लिया, सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, तो वो क्या कर सकता है, वो वायरस अपनी वाइफ को भी ट्रांसफर करवा सकता है। समझ में आ रहा है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। संक्रमित सुई के द्वारा फैल सकता है। संक्रमित मां से उसके बच्चे में भी ये फैल सकता है। जब भी हम लोग कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उनकी वजह से भी ये फैल सकता है। और जन्म के दौरान फीटस के संक्रमित मां के रक्त या शरीर के बॉडी के संपर्क में आने से, अरे जब जन्म हो रहा है बच्चे का तो उसको उसकी मां के संक्रमित ब्लड के संपर्क में तो बच्चा आएगा ही, तो उस दौरान भी उस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। समझ में आया। कौन कौन से तरीके हैं संक्रमित ब्लड से, असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से, संक्रमित सुई से, संक्रमित मां से उसके गर्भस्थ शिशु में, जब भी कोई हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं उन इन्फेक्टेड इंजेक्शन की वजह से, और जन्म के समय एक मां से उसके बच्चे में, ये सारे क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं कि इनके द्वारा क्या होगा, हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके, हेपेटाइटिस बी के। अगर यहां हम नेक्स्ट वन बात करेंगे किसकी, हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा फैलता है, ये हेपेटाइटिस बी के साथ होता है, अकेला कभी नहीं होगा। ये हेपेटाइटिस बी जब होगा या जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और करने के 1 महीने बाद अगर उसको ये संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए, वो क्या होता है, हेपेटाइटिस सी, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद फैलता है। हेपेटाइटिस बी दौरान फैलता है, जब आप ब्लड रक्त दे रहे हो, जब उसको खून चढ़ा रहे हो, उस दौरान जो फैलेगा वो हेपेटाइटिस बी होगा। बट अगर खून चढ़ाने के काफी दिनों बाद अगर उसको होगा तो वो हेपेटाइटिस सी होगा। इज दैट क्लियर। हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हेपेटाइटिस सी द्वारा ही होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। सारे आरएनए वायरस हैं, सिर्फ बी है वो डीएनए। मैंने आपको 4 बता दी, हेपेटाइटिस के 5 टाइप बताए, ए बी सी डी और ई। ये और ये चारों क्या है, आरएनए वायरस, जबकि बी कौन सा है, डीएनए वायरस। ये अकेला ही क्या है, डीएनए है, बाकी सारे के सारे आरएनए वायरस है। भाई ये फैमिली होती है इनकी, समझ में आ रहा है। तो ये डीएनए की फैमिली से बिलोंग करता है और ये आरएनए की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका ट्रांसमिशन मुख्य रूप से ब्लड बॉर्न होता है, मतलब खून के द्वारा ही फैलता है, रक्त जनित होता है। किसका, हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस सी का वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का मुख्य कारण है। बता दिया मैंने, क्या कहा,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में जो वायरस फैलता है वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अरे इसके जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो कितने होंगे, 6 से 7 सप्ताह। मैंने बता दिया भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के 1 महीने बाद इसके लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, उसको ही बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। भाई वायरस तो चला गया था कब, जब ब्लड भेजा था आपने, उसको दिया था, बट उसके जो लक्षण आएंगे, उस वायरस ने काम करना कब स्टार्ट किया, 1-1.5 महीने बाद। इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। इज दैट क्लियर? इसके जोखिम कारक क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनमें फ्रीक्वेंटली हमने क्या किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है। आईवी ड्रग, मतलब आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, उनके अंदर ड्रग एब्यूजर्स, अरे लेते नहीं है क्या, जो नशे की दवाइयां लेते रहते हैं ना, खुद ही इंजेक्शन लगाते रहते हैं उनमें, और हेल्थ प्रोफेशंस वगैरह, उनके अंदर हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टीवी में देखा हो ना, एक ही सिरिंज से, एक ही सुई से 4-5 फ्रेंड्स एक साथ बैठे हैं और उसी से वो क्या कर रहे हैं, हीरोइन वगैरह ये सारे क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करवा रही हैं। तो किसी में भी वो हेपेटाइटिस सी हो सकता था और वो दूसरों में फैल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्या हो गए इसके जोखिम कारक, किसके, हेपेटाइटिस सी के। ध्यान में रखना, इसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1-1.5 महीने बाद इसके लक्षण आते हैं और उसके बाद ही फैलता है ये। समझ में आया? ये क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस। अगर यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि इनके जो भी रोकथाम होते हैं, भाई हम इनको रोक कैसे सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग हेपेटाइटिस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलने से बचा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी बात, क्या करो, उस इंसान को कहो कि जो संक्रमित रोगी है, पेशेंट है, उसको सामान्य रोगी से अलग रखो। भाई घर में अगर कोई एक बीमार है, एक को लीवर का संक्रमण है, तो उसको बाकी घर वालों से दूर रखो, आइसोलेट करके रखो। समझ में आया? ताकि वो दूसरे बंदों को बीमारी ना दे सके। अगर व्यक्तिगत उसकी हाइजीन का पूरी रूप से ध्यान रखो, जैसे खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले, टॉयलेट के पश्चात अच्छी तरीके से आप क्या करो, हैंड वॉश करो। अरे खाना बनाने से पहले, खाना परोसते समय, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से क्या करना है, धोना है। ये पर्सनल हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति में अगर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट आप चढ़ा रहे हो तो समय से प्राप्त सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप ब्लड चढ़ा रहे हो, उस ब्लड चढ़ाते समय आपको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और पूर्णतः जांच की हुए ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ही ट्रांसफ्यूज किए जाने चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान को ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा रहे हो तो चढ़ाते समय सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही रखना है। आप ये भी ध्यान रखो कि जिस इंसान को हम ब्लड चढ़ा रहे हैं वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का तो नहीं है, किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड तो हम उस इंसान को नहीं दे रहे हैं। तो वो सारी जांचें भी आपको क्या करनी है, चेक कर लेनी है। जब भी हॉस्पिटल में रोगी की देखभाल करते हो तो एसेप्टिक टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब जो भी इन्फेक्शन से फ्री चीजें, मतलब आप अच्छे से हाथों को धोते हो, पेशेंट को कांटेक्ट करने से पहले ग्लव्स पहनते हो, दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले दूसरे ग्लव्स पहने जाते हैं, फिर से हाथों को वॉश किया जाता है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी, उसके बेड लिनन वगैरह, सारे बेडशीट वगैरह सब साफ सुथरे होने चाहिए। किसके, पेशेंट के। ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स होती है। समझ में आया? संक्रमण से फ्री, समझ में आया? संक्रमण से फ्री जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैल सके। डिस्पोजेबल सिरिंज का ही यूज करना चाहिए।
ये नहीं कि भाई एक सिरिंज है उसको आप दोबारा यूज करो, नहीं, एक बार ले ली उसको फेंकना ही है, दूसरी सिरिंज दोबारा काम में लेनी है। ये नहीं एक ही सिरिंज से आप 3-4 बार काम में लिए जा रहे हो, नो, कभी नहीं। जितनी बार काम ले रहे हो सिरिंज, उतनी बार नई सिरिंज आपको काम में लेनी है। हेल्थ प्रोफेशन को निडल प्रिक इंजुरी से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर निडल प्रिक हो गई, मान लो मैंने बताया था, अगर वो कैनुला आप लगा रहे हो, जिसको हेपेटाइटिस, इंसान पेशेंट को हेपेटाइटिस था, अगर उसका कैनुला बाय चांस आपके अंगुली में प्रिक हो गया हो, तो आपने तो फ्री फोकट का हेपेटाइटिस ले लिया। तो इन इंजुरी से भी आपको बचना है। जब भी आप कैनुला निकालो, सिरिंज को, किसी को आपने सुई लगाई है, इंजेक्शन लगाया, तब आप उसको कैप लगाओ, तो कभी भी एक हाथ से दूसरे हाथ से ऐसे कैप नहीं लगानी है। कैप नीचे रखो टेबल पे और दूसरे हाथ से, मान लो ये आपकी टेबल है, इसमें उसकी कैप रखी हुई है, किसकी? इंजेक्शन की। उस इंजेक्शन को ऐसे ही आपको क्या करना है, वो कैप पहनानी है। ये नहीं दूसरे हाथ में कैप है, या बाय चांस हाथ हिल गया और कैप की बजाय अंगुली में इंजेक्शन चला गया, तो प्रॉब्लम तो हुई ना। तो बेटर है उस इंजरी से बचो, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस को एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर होने से रोक सकते हैं। समझ में आया? पहले क्या करो, इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से दूर रखो। पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखो। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद में, खाना बनाते समय, सब कुछ। उसके कपड़ों की अच्छे से साफ सफाई रखनी है। जब भी आप ब्लड चढ़ा रहे हो तो आप तो ध्यान रखो ही रखो कि ब्लड चढ़ाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आप ब्लड चढ़ा रहे हो तो ये चीज तो देखो, जिसको चढ़ा रहे हो वो तो सही था, पर आपने जो ब्लड चढ़ाया वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का लिया है। संक्रमित व्यक्ति का अगर ब्लड लेके आ गए तो भाई वो तो बेचारा सीधा साधा था, बीमारी नहीं थी, आपने उसको बीमारी दे दी। तो वो जांच भी आपको पहले कर लेनी है कि ये सारे ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सही है और सुरक्षित है। जब भी आप किसी इंसान को इंजेक्शन लगा रहे हो तो उस इंजरी से भी बचने को डॉक्टर, नर्स, इन सबको क्या दी जाती है, काउंसलिंग और गाइडेंस दी जाती है। उनके बारे में बताया जाता है कि आप अगर अपने आप को बचा सकते हो तो ऐसे बचाओ, वरना आपको भी बीमारी है वो सबसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में काम हो ही करते हैं। समझ में आया? घर वालों को तो हो कि ना हो, बट हॉस्पिटल वाले लोगों को जरूर हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको काम में लेनी है, जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन को आगे दूसरे पर्सन्स में होने से रोक सकते हो। अगर यहाँ पे बात की जाए मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इस मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर वायरल हेपेटाइटिस है भाई, हेपेटाइटिस। तो इसमें पहले तो उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही थी तो आपने एंटीमेटिक ड्रग दे दी, तो नोजिया वॉमिटिंग को क्या करेगा, कम करेगा। बेड रेस्ट दे दिया। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है जो क्या कर रही थी, लिवर की सेल को खत्म कर रही थी, खतरा पहुंचा रही थी, उन ड्रग्स को आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। एंटीहिस्टामिन दे दी जो क्या कर रही थी, पेशेंट को जैसे प्लूराइटिस वाली सिचुएशंस हो जाती है ना, ये सारी क्या करेगी, कम करेगी। बाकी आपको पता है जब शुरू में आगे जाके किसी पर्सन को हमें हेपेटाइटिस से बचाना, एक बच्चे को फ्यूचर में कभी ना हो, तो हम हेपेटाइटिस के क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। पता है सबको हेपेटाइटिस का वैक्सीन दिया जाता है बच्चे को कब, 0 मंथ पे, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे, और आगे जाके उसकी बूस्टर डोज भी लगती है 5 साल पे। समझ में आया? 0 महीने पे मतलब 0 डेज, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन, फिर 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे और 5 साल पे। ये क्या किए जाते हैं, हेपेटाइटिस के वैक्सीन टिक्के लगाए जाते हैं, ताकि उस बच्चे को आप क्या कर सको,
आगे जाके इस बीमारी से बचा सको। समझ में आया? ये क्या हो गए? हेपेटाइटिस के टीके, वैक्सीन। अगर बीमारी हो गई है तो उससे बचने के लिए ये दवाई तो दे रहे हो, दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाएंगे। हेपेटाइटिस से रिलेटेड जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, मतलब उसको कम करने वाली जो दवाइयां हैं वो भी क्या करेंगे, हम उसको देंगे। अरे बीमारी होने से पहले तो क्या दे रहे हो? इम्यूनाइजेशन कर रहे हो। बट अगर आपको बीमारी हो गई है तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या दोगे? इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस के इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको दिए जाएंगे ताकि आप बीमारी को ज्यादा होने से बचा सको। इज दैट क्लियर? ये सारे हमने क्या पढ़ लिए थे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए 5 होते हैं, ABCD एंड E। बी और सी, वैसे बी अकेला DNA है, बाकी चारों RNA वायरस होते हैं। समझ में आ रहा है? A, D और E किसकी वजह से फैलते हैं? खराब खाने पीने की वजह से। जबकि बी और सी किसकी वजह से फैलते हैं? खराब खून की, संक्रमित खून की वजह से। समझ में आया? बाकी इनके लक्षण आपने पढ़ ही लिए, क्या क्या मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, उनको सारी चीजों से अवॉइड करवाते हैं। आपको भी बताया जाता है, सलाह दी जाती है, ऐसी ऐसी सलाह दी जाती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस को होने से बचा सकते हैं। और जिसके अंदर है उसको हम लोग ये दवाइयां देंगे ताकि वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। इज दैट क्लियर? ये सारा किसके अंदर पढ़ा हमने? हेपेटाइटिस के अंदर। इज दैट क्लियर? बाकी डिजीज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।